हमने ये सीखा था कि अगर एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे दे रखा है बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाए, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाए, तो हमने दो तरीके देखे। एक तरीका ये है कि इस वेक्टर को ऐसे ऐसे चेंज मत करो इसकी डायरेक्शन, इसको सीधा खींच कर लाओ और यहाँ ए के स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि ए की टेल से इसको जोड़ दो और फिर एक पैरेललोग्राम बनाओ और पैरेललोग्राम बनाकर जोड़ दो। दूसरा तरीका हमने देखा था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं कि इसको ऐसे लेकर जाए और इसको इसके हेड से जोड़ दो, तो बी का टेल और ए का हेड वो जुड़ गया, तो फिर बी का हेड और ए का टेल जोड़ दो, तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। समझ गए? समझे? दोबारा देखिए, जो ट्रायंगल लॉ था, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या करा कि हम इसको खिसकाकर ऐसे ले आए इधर, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर को ऐसे खिसकाया और यहाँ चिपका दिया, मतलब बी का थोड़ा सा वैसे ये ऐसे हो गया, पर समझ जाओ कि ये बी वेक्टर है, मतलब मैंने इसको ऐसे ऐसे चेंज नहीं करा, मैं इसको पैरेलली ऐसे ले आया और मैंने इसको यहाँ से जोड़ दिया। क्या जोड़ा? ए का हेड और बी का टेल, इसीलिए इसको हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं। तो जब ए का हेड और बी का टेल जोड़ा है तो बी का हेड और ए का टेल भी जोड़ेंगे, जोड़ दिया और जोड़ के ये क्या बन गया? रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस। ठीक है, तो दिस वाज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। अब इसी, अगर मान लीजिए मेरे को एक वेक्टर दे रखा है, तो अब आप आ जाइए हमारे एक्चुअल टॉपिक पर, जो पेज नंबर 12 पर है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर आपको ये रिजल्टेंट दे रखा हो और इसको तोड़ना हो कि ये किन वेक्टर्स के जुड़ने से बना होगा, तो दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन में आप क्या करेंगे कि एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, ए वेक्टर, आप देखिएगा, ये मैंने ना डायग्राम उसमें बना भी रखे हैं नोट्स में, और दूसरा है बी वेक्टर। और अब मुझे गिवन क्या है? अब मुझे गिवन दे रखा है, एक दे रखा है एक वेक्टर, दूसरा दे रखा है आर वेक्टर। एक वेक्टर ऐसे दे दिया हमको आर वेक्टर, और ये कह रहे हैं कि ये जो आर वेक्टर है ना, इस आर वेक्टर को तोड़ो, इस आर वेक्टर को रिजॉल्व करो, किसमें? ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में इसको आप डिवाइड करिए, आप इसको स्प्लिट करिए। तो हम ये कहेंगे कैसे करना होगा। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को एज इट इज उठा कर लाएंगे और यहाँ से इसके इनिशियल पॉइंट से जोड़ देंगे। अब ये नहीं पता कि ए वेक्टर में कुछ कोई टर्म, कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें तो। ठीक है, तो हो सकता है ए वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो हमने ये कहा कि ए वेक्टर में मान लीजिए कोई स्केलर क्या होता है? कोई कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट। तो मान लीजिए ए वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्बडा, तो इसको अभी ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही इतना बनाया, ठीक, पूरा मत बनाना, अभी सिर्फ इतना बना लिया। इतना बनाने के बाद में फिर क्या करेंगे, ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को ऐसे ले जाएंगे, डायरेक्शन इसकी चेंज ना करते हुए इसके हेड को इससे ज्वाइन करेंगे, और ऐसे खींच देंगे। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को यहाँ से चिपका देंगे, इसके हेड को चिपका दिया। अब इसको ऐसे पीछे खींच लो, जहाँ पर दोनों मिलेंगे, तो ये वाला जो इतना वेक्टर है, अब ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये ओरिजिनल वेक्टर तो इतना बड़ा था, लेकिन ये वाला वेक्टर तो छोटा सा है। तो इसका मतलब इसमें हो सकता है आधा हो गया है, हो सकता है 1/3 हो गया हो, तो इसका मतलब उसमें आधा या 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, तो वो आधा या 1/3 ही एक कॉन्स्टेंट हो गया, एक स्केलर हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। लेंथ क्या होती है? उसका मैग्नीट्यूड, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हमने इसको बोल दिया लैम्बडा ए वेक्टर, लैम्बडा ए वेक्टर। लैम्बडा क्या? कोई भी कांस्टेंट है। इसी तरीके से ये जो बी वेक्टर है, यहाँ तो आप कहेंगे यार ये तो इतना छोटा सा दिख रहा है, यहाँ तो लेंथ इसकी बढ़ गई, तो इसका मतलब हो सकता है ट्वाइस हो गई वो लेंथ, तो 2 × बी वेक्टर हो गया। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन लेंथ बढ़ गई। लेंथ का बढ़ना या लेंथ का घटना, उसका मतलब ही क्या है कि उसके अंदर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने देखा था कि एक वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर, मुझे भी कहते हैं बताओ 2a वेक्टर क्या होगा,
तो मैं इसी के नीचे बना लूँगा, ये तो ये वेक्टर जैसे ही दिख रहा है इतना साइज है, और बड़ा कर दो, डबल कर दो, डबल कर दिया तो अब ये 2a वेक्टर हो गया। तो देखिए डायरेक्शन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, लेकिन जो उसकी लेंथ थी वो डबल हो गई, यानी कि उसको हमने किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से इसको लैम्बडा ए वेक्टर बोल दिया और इसको बोल दिया म्यू बी वेक्टर। लैम्बडा और म्यू ये कोई कांस्टेंट्स है। आप ये देखिएगा, जैसे हमने 10th क्लास में देखा है ना, तो 10th क्लास में हम जनरली क्या करते थे, हमें कभी भी कोई कांस्टेंट लेना होता था तो हम क्या करते थे, हम उसको के मान लेते थे, के बोल देते थे। अभी अब के क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब के जो है ना वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मतलब 10th लेवल तक तो नहीं करा होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी होता है, फिर आप वॉल्यूम 2 जब स्टार्ट होगी इसी की फिजिक्स की, तो उसमें टॉर्शनल कांस्टेंट भी होता है, किसी स्प्रिंग को घुमाते हैं तो टॉर्शनल कांस्टेंट भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर अब जो कांस्टेंट्स हैं वो हम लैम्बडा या म्यू लिया करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो दिस इज हाउ, अगर एक वेक्टर दे रखा है तो उसको उसके दो जिन वेक्टर्स से वो मिलकर बना है उसमें कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है। तो ये गिवन होगी ये डायरेक्शन कि किस वेक्टर्स में उसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर दे रखी है, और इट इज़ द, आप देख लीजिए शुरुआत में जो लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो स्प्लिट करा जा रहा है, स्प्लिट करने को ही हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। स्प्लिटिंग इज जस्ट लाइक कि आपसे कोई कह दे 5 को स्प्लिट करो तो आप कह दोगे 2+3, स्प्लिटिंग होगी। तो वही है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ये इससे और इससे मिलकर बना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है, अब उसको मैं डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझता, ये आप शायद समझ गए होंगे यहाँ से, ठीक है। और अगला आप आ जाइए पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 में है यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन। यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन ये भी समझने वाला टॉपिक है, हालांकि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समझिएगा अभी। इसमें देखिए क्या दे रखा है, शुरुआत से पढ़िएगा। लेट अस अज्यूम दैट आर वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन अनदर वे, ठीक है। हमने ये मान लिया कि आर वेक्टर को हम एक दूसरे तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये आर वेक्टर आया, यहाँ पर आर वेक्टर क्या आ गया बेटा, लैम्बडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, ठीक है ना। ये ट्राइंगल रूल के हिसाब से तो हुआ है ना, हेड टू टेल रूल या ट्राइंगल रूल जिसको बोलते हैं। तो यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन में हमने कहा कि लेट अस अज्यूम दैट कि आर वेक्टर को एक दूसरे तरीके से भी रिजॉल्व करा जा सकता है। तो वो दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा डैश ए वेक्टर प्लस लैम्बडा डैश ए वेक्टर प्लस म्यू डैश बी वेक्टर, ठीक है। लैम्बडा डैश ए वेक्टर प्लस म्यू डैश बी वेक्टर ये हो गया। हमने कहा चलिए जी मान लिया, तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो हमने ये कहा कि ये भी आर वेक्टर को रिजॉल्व करा गया है और ये आर वेक्टर को दूसरे तरीके से रिजॉल्व करा गया है। तो ये भी तो आर वेक्टर है और ये भी आर वेक्टर है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्बडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा डैश ए वेक्टर प्लस म्यू डैश बी वेक्टर। अब ए वेक्टर वाले टर्म को इधर ले आओ, ये हो गया लैम्बडा ए वेक्टर माइनस लैम्बडा डैश ए वेक्टर। अब बी वेक्टर वाले को उधर ले जाओ, ये हो गया म्यू डैश बी वेक्टर माइनस म्यू बी वेक्टर। यहाँ से ए वेक्टर कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया, लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश इंटू ए वेक्टर, और ये क्या हो गया, म्यू डैश माइनस म्यू इंटू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं, दो वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं, ये हमने वेक्टर्स की प्रॉपर्टी में करा था। दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके साथ में, और अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है ये हम जानते हैं। हमने देखा था कि ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो वो दोनों वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड जो है वो 0, यानी कि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 वेक्टर बन जाएगा पूरा,
और ये भी पूरा का पूरा जीरो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो टू वेक्टर्स कैन बी इक्वल, तो यहाँ आगे देखिएगा वही करा हुआ है, आगे लिखा हुआ भी है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये हमने देख लिया। ये ए वेक्टर जीरो वेक्टर तो नहीं है, बी वेक्टर जीरो वेक्टर तो नहीं है। एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस, द अबव इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ये लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश ये भी जीरो के बराबर हो जाए और ये भी जीरो के बराबर हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये भी जीरो, अच्छा जब ये जीरो होगा तो क्या होगा, लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश, ये हो गया। और म्यू डैश माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू डैश माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो ये दूसरा वेक्टर भी बना है, लैम्बडा डैश की वैल्यू लैम्बडा के इक्वल आ गई, म्यू डैश की वैल्यू भी म्यू के इक्वल आ गई। इसका मतलब वेक्टर का रिजोल्यूशन यूनिक होता है। आप उसको अलग अलग भी अगर करेंगे ना, तो आपने लैम्बडा डैश और म्यू डैश अलग मान लिया जबकि वो भी इक्वली आ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से रिजॉल्व करा जा सकता है। रिजॉल्व मतलब तोड़ा जा सकता है, स्प्लिट करा जा सकता है, सिर्फ एक ही वे में। तो अगर कोई काम सिर्फ एक ही तरीके से करा जा सके तो उसको क्या बोलते थे, यूनिक है वो चीज़, समझ गए। तो वही चीज़ है, हेंस देयर इज वन एंड ओनली वन वे इन विच अ वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो एक ही तरीका होता है, तो एक ही तरीका जब होता है तो उसको हम यूनिक वे बोल देते हैं, ठीक है। अक्षत और गरिमा क्लियर है, इतना बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल ट्रायड। ऑर्थोगोनल ट्रायड का हमने हल्का सा हिंट लिया भी था, पर मैं दोबारा से, मैंने आपको बोला था कि वो चीज़ मैं दोबारा से आपको करवाऊंगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। तो भाई ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब क्या होता है? ट्रायड का मतलब होता है, जैसे हम पेयर बोल देते हैं, तो पेयर का मतलब जोड़ा, ट्रायड का मतलब तिकड़ी। तिकड़ी का मतलब जहाँ तीन चीज़ें जो हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ हो, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स ये वही है कि हमारा जो भी कोई वेक्टर है उस वेक्टर को अगर हमें स्प्लिट करके दिखाना है ना, तो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। तो in a right-handed Cartesian coordinate system, three unit vectors I cap, j cap, k cap are used to represent the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively. These three mutually perpendicular unit vectors I cap, j cap, k cap are collectively known as orthogonal triad of unit vectors or base vectors. तो ये देखिएगा कि हम किसी भी पूरे के पूरे स्पेस में किसी भी चीज़ को अगर दिखाते हैं तो वो कहाँ दिखाएंगे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल हो गई और एक सामने वाली एक्सिस। तो सामने वाली एक्सिस हम बोर्ड पर बना नहीं सकते, तो उसको टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ ऐसे जेड, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 मीटर की लेंथ बना लो, 1 मीटर, क्योंकि मीटर हमारा लेंथ की ऐसा यूनिट होती है। तो 1 मीटर लेंथ की आप एक लेंथ लेकर, लाइन सेगमेंट लेकर उस पर एरो लगा दो, तो दैट इज कॉल्ड आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्टेंस मार्क करके और यहाँ पर आप एक एरो लगा दो, तो दैट इज कॉल्ड जे कैप। ऐसी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में दैट इज कॉल्ड के कैप, ठीक है। तो हमने 1 मीटर लिया, तो 1 मीटर लेंथ लेने का मतलब हम दुनिया में किसी भी वेक्टर की बात करें, चाहे फिर वो फोर्स हो, चाहे फिर वो मोमेंटम हो, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, किसी भी वेक्टर की बात करें, हम वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो सकता है कोई गाड़ी चली जा रही हो, तो इसका मतलब हो सकता है वेलोसिटी हो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। आप उसको छोड़िए, हम तो वेक्टर की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये कहा कि भाई अगर आप उसका मैग्नीट्यूड 1 रख दें तो उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप बोल देते हैं। आई कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह से जी कैप है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर
along y एक्सिस, और जो k कैप है ये क्या है, यूनिट वेक्टर along z एक्सिस, y कैप, j कैप, k कैप। इस तरीके से ये तीन वेक्टर्स हो गए। यूनिट वेक्टर है तो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो वही चीज़ आगे लिखी हुई है कि i कैप का मॉड या j कैप का मॉड या k कैप का मॉड, मॉड क्या है, मैग्नीट्यूड, तो ये क्या है, ये हमेशा 1 ही है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है 10, i कैप का मॉड इज इक्वल टू j कैप का मॉड इज इक्वल टू k कैप का मॉड इज इक्वल टू 1। अब इन्होंने क्या करा कि उसी ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करी है, और इस तरीके से दिखाया है कि भाई हमने x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस के अलावा अगर एक क्यूब भी बना दिया, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये क्या हो गया i कैप, मतलब मैंने 1 मीटर का ही लेंथ लिया है। ये क्या हो गया j कैप, मतलब मैंने 1 मीटर का लेंथ लिया है। और ये क्या हो गया k कैप, ये भी हमने 1 मीटर का लिया है। यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ से एक डॉटेड लाइन z एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से एक डॉटेड लाइन y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से एक डॉटेड लाइन z एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ही यहाँ से एक डॉटेड लाइन z एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ही ये, और इसको ऐसे बना लो। मतलब कुल मिलाकर ये जो क्यूब बन गया, तो हम ये कहेंगे कि मैं हर बार सिर्फ ये देखूंगा कि हमें अगर यूनिट वेक्टर लेना है तो ज़रूरी नहीं है वो x एक्सिस पर ही लाई करे। कैसे, आप ये देखिएगा कि अगर ये लेंथ 1 है, अगर ये लेंथ 1 है तो इसको भी आई कैप कहा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन तो देखिए ना x एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल कोई भी वेक्टर लेते हैं तो वो वेक्टर सेम ही माना जाता है। इसी तरीके से अगर ये वाला वेक्टर है ये, तो ये किसके अलाउंग है, ये वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के अलाउंग है, तो भाई मैं इसको भी जे कैप ही बोलूँगा। लेंथ 1 होनी चाहिए बस, लेंथ अगर 1 है और वो वाई एक्सिस के अलाउंग है तो उसको जे कैप कहा जाएगा। लेंथ अगर 2 है और वो जेड एक्सिस के अलाउंग है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर लेंथ 2 है और वो जेड एक्सिस के अलाउंग है तो 2 इंटू आई कैप, ठीक है, मतलब सॉरी 2 इंटू के कैप, मतलब इसको मैं 2k कैप बोल सकता हूँ, समझ गए, ठीक है। क्योंकि अगर लेंथ 2 है तो लेंथ 2 को क्या बोला जा सकता है, 2 इंटू 1, और 1 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया यूनिट वेक्टर का, और वो बता दिया उन्होंने कि किसके अलाउंग है, जेड एक्सिस के अलाउंग है, तो 2k कैप। तो जो चीज़ वाई एक्सिस के अलाउंग होगी उसमें जे कैप डाल दीजिए, जो चीज़ एक्स एक्सिस के अलाउंग होगी उसमें आई कैप, और जो जेड के अलाउंग उसमें के कैप। आगे इन्होंने बताया अगला जो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या है, अभी देखते हैं, 1 मिनट वेट करिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वही है जैसे हमने किसी एक वेक्टर को वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करा, ये वही चीज़ है जो लास्ट क्लास में हमने करी थी, ठीक है। पर दोबारा कराऊंगा शुरू से, आ रहा हूँ 1 मिनट।
चलिए जी, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो है उसमें क्या है, व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। जैसे हमने पहले जो वेक्टर को रिजॉल्व करा था तो उसको उन्होंने उसमें हमको दे रखा था कि आपको एक गिवन वेक्टर है, उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आपको किसी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो वो जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं वो कौन सी ले सकते हैं? सबसे आसान एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में परपेंडिकुलर डिग्री का, मतलब आपस में जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो। तो सपोज वी विश टू रिजॉल्व, मैं पेज नंबर 14 पर हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में, जो ये दो डायग्राम बने हुए हैं इसके ऊपर वाला पैराग्राफ। सपोज वी विश टू रिजॉल्व ए वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, taking the initial point of a vector as the origin, draw two axes OX and OY perpendicular to each other। तो अगर मान लीजिए हमको कोई एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, तो उस ए वेक्टर को आपको ऐसे कर देना है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर दिया है हमको ए वेक्टर, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ओरिजिन मानते हुए यहाँ से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो और इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ करो, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो गए। अच्छा, अब ये जो ए वेक्टर है ये यहाँ पर एक एंगल बना रहा होगा थीटा, थीटा बना रहा होगा एंगल। इस पॉइंट को पी बोल दीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करो, ठीक है। और इसको बोल दीजिए एम और इसको बोल दीजिए एन। अब ये जो है ये हो गया ए एक्स वैक्टर, और ये हो गया ए वाई वैक्टर। इसको ए एक्स वैक्टर क्यों बोला? क्योंकि ये एक्स की डायरेक्शन में है, और इसको ए वाई वैक्टर क्यों बोला? क्योंकि ये वाई की डायरेक्शन में है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई ये जो ए एक्स वैक्टर है, ए एक्स वैक्टर, तो ए एक्स वैक्टर का मतलब ये है कि अगर इस पर से वैक्टर का साइन हटा दूँ तो ए एक्स बचेगा। ए एक्स क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं वेलोसिटी को v लिखता हूँ, मतलब मैं स्पीड को अगर v लिखता हूँ, तो अगर उस स्पीड को v के ऊपर अगर मैंने एक एरो लगा दिया तो वो क्या बन गया? वेलोसिटी, ठीक है। v के ऊपर एरो बनाते ही वो वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर। तो हमने क्या करा कि ये जो ए एक्स वैक्टर है इसमें आप इसको सिर्फ ए एक्स लिख दो, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, मुझे तो वेक्टर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है, तो साथ में आई कैप मल्टीप्लाई करो, ए एक्स इंटू आई कैप। तो आपको ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए एक्स इंटू आई कैप ने ही मुझे बता दिया कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलावा। ए वाई वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वाई इंटू जे कैप। तो ये एक ऐसा वेक्टर है ये पूरा जिसका मैग्नीट्यूड ए वाई है और उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है। अरे दिखाई दे रहा है भाई ऑनलाइन वालों को? ये वाई जे कैप, ठीक है। तो जो दूसरा डायग्राम है, दूसरे वाला जो ग्राफ है, दूसरे वाले ग्राफ में यही बना रखा है, ठीक। अब इसके बाद ओपी वेक्टर क्या होगा? ये जो ओपी वेक्टर है इसको कैसे लिखा जा सकता है? ओपी वेक्टर क्या होगा भाई? ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, अगर मैं इसको ए वाई वेक्टर बोल रहा हूँ तो पैरेलली इसको ले आओ यहाँ पर, ये भी तो ए वाई वेक्टर ही होगा। वेक्टर को पैरेलली मूव कर दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेक्टर वैसे का वैसे ही रहता है। तो आप ये देखिए कि ये ए एक्स वैक्टर है और ये ए वाई वेक्टर है, और ये दोनों का रिजल्टेंट ही तो हो गया, दोनों का रिजल्टेंट ही तो हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ओ पी वैक्टर विल बी इक्वल टू ओ एन वैक्टर प्लस एम पी वैक्टर। एम पी बोल दो या ओ एन बोल दो, एक ही बात है। ओ पी वैक्टर क्या है? कैपिटल ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ एन क्या है? ए एक्स वैक्टर बोलो, और ऐसे ही एम पी वैक्टर कितना है? ए वाई वैक्टर। अब ए वेक्टर को ऐसे ए वेक्टर लिखा रहने दो, और ए एक्स वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? ए एक्स आई कैप, और ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए वाई जे कैप, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है। फिर आगे लिखा भी है आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, समझ गए?
ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस चीज़ को मैं ऐसे भी समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ये बिठा रहा हूँ इधर से, कि मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है। अभी ये इस तरीके से जो बताया है इसको मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ए वेक्टर है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक्स एक्सेस बना ली, तो यहाँ पर क्या करा, वाई एक्सेस बना ली। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस पर मार्किंग करेंगे, ये 0 रीजन 1 2 3 4 5 इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से, ये एक वेक्टर है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करूँगा, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये 3 पर आ गया। ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये 4 पर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर मेरे को इस वेक्टर को, ए वेक्टर को स्प्लिट करना है तो कैसे स्प्लिट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये जो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ थी, यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, उसी को तो एक्स लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ कितनी है, अब 3 है ना, और किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसको बोल देंगे 3i कैप, प्लस यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ कितनी है 4, और किस डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, तो 3i प्लस 4j कैप। ये इस तरीके से हो गया। तो हम तो अभी पेयर की ही बात कर रहे हैं, हम तो आई कैप और जे कैप की बात कर रहे हैं, हम ट्रायड पर अभी आए ही नहीं है। तो हमको वो जो 3 डायमेंशनल वाला डायग्राम है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं 3 डायमेंशन में आप बताइए, तो 3 डायमेंशन में भी हमको तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, वो क्या हो जाएगा, जैसे ये ए एक्स और ए वाई है वो क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा, है ना, और ए जेड के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कैप, ठीक। अच्छा, पेज नंबर 50 पर आइए। Here a vector is making an angle theta with x axis, पेज नंबर 15 पर बिल्कुल ऊपर है। Therefore ax is equal to a cos theta and ay is equal to a sin theta। तो देखिएगा ये जो ax है इसको मैं a cos theta बोलूँगा। कैसे बोलूँगा, अब ये जो ट्रायंगल, ये जो इतना सा ट्रायंगल है ना PMO, इसमें आप क्या करिए, इसमें आप cos थीटा और sin थीटा निकाल लो। तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PMO cos थीटा निकालिए, cos थीटा कितना हो जाएगा, थीटा के सामने वाला साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो बचता है दैट इज कॉल्ड बेस। तो इसका मतलब cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी लेंथ कितनी है ax, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है a। वेक्टर हटा देते हैं बस, ऊपर से वेक्टर का सिंबल मतलब एरो हटा देते हैं बस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ax अपॉन a। ये कितना हो गया, a cos थीटा, ये तो हो गया आपका ax। इसी तरह से अगर आप sin थीटा निकालेंगे तो sin थीटा विल बी ay अपॉन a। चेक करो, थीटा के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी लेंथ कितनी है ay और इसकी लेंथ कितनी है a, तो ay अपॉन a। तो यहाँ से a sin थीटा कितना हो गया ay। तो क्या है ना कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जिस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जिस भी एक्सिस के अलोंग होता है उसको मैं कॉस वाला कंपोनेंट ले लेता हूँ, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको मैं साइन ले लेता हूँ। तो ये ax हमारा वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा, तो वेक्टर तो ये है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये वाला लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा a cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला लेंथ क्या हो जाएगा a sin थीटा। तो याद रखना cos क्या होता है, अलोंग वाला कंपोनेंट, ठीक है, और sin क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो इस वजह से ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay इज इक्वल टू a sin थीटा। उसके बाद थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही बनता है, जनरली एक्स एक्सिस के साथ ही बनता है। अगर y के साथ बनेगा तो आप समझ जाइए कि अगर y के साथ बनेगा तो हमारा ये जो ay है ये a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आएंगे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो साथ में जिसके बन रहा है उसी को आपको कॉस वाला कंपोनेंट लेना है, ठीक। अब आगे इन्होंने यही बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा।
तो मैग्नीट्यूड निकालना शायद पहले भी देख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाएगा कि भाई ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, आप अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ax स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ay स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आ गया। ए क्या है, ए वेक्टर के ऊपर से आपने एरो हटा रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अच्छा ये मैग्नीट्यूड हो गया। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए हमको डायरेक्शन निकालनी है कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, इस एंगल से ही तो पता चलेगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए जनरली tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ay अपॉन ax। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ay अपॉन ax, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। ये tan इनवर्स क्या होता है, फिलहाल छोड़ो इसको, tan इनवर्स क्या होता है फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए जब tan है ना, tan को इधर ले जाते हैं तो वो tan इनवर्स बन जाता है, ठीक है। तो अभी इतना ही कर लीजिए जी, बाकी मैं कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा, वही 40 मिनट की होगी, उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जितना भी है सिर्फ इसमें समझने वाली चीज़ है, अभी तक जो कराया, जो आज जो भी कराया है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लर्न करें, या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बने। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैंने इसमें नोट्स में इंक्लूड भी कर रखे हैं, बाकी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए जी, तो आज इतना ही कर देते हैं, बाकी कल देखेंगे।